कोनिक इज़ एक्चुअली अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि मूव करती है प्लेन में सच दैट रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस का रेशियो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो कि ये होता है और एक फिक्स्ड लाइन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। और जो कांस्टेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड ई, विच इज़ एक्चुअली नोन एज इसेंट्रिसिटी। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, दैट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू एस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एम, तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आएगा, एक क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ बन के आएगा। और जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे ये क्वाड्रेटिक बन के आएगा। एंड जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो अपने पास एक 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगी। इस 2 डिग्री इक्वेशन में इस 2 डिग्री इक्वेशन से अपन ये डिफाइन करेंगे कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये फोकस इस पे लाई कर रही है या नहीं। तो उसके लिए अपने को डेल्टा निकालना पड़ेगा। और डेल्टा निकालते हैं कैसे, ये रहा ए बी सी, और यहाँ आता है एफ, यहाँ आता है जी, और यहाँ आता है एच, यहाँ आता है एच, यहाँ आता है जी, और यहाँ आता है एफ। हाँ, तो ये वाली जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो अपन डेल्टा निकालते हैं, ये डेल्टा निकालते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अगर डेल्टा ज़ीरो आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो फोकस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना फिक्स्ड पॉइंट, ये इसी पे लाई कर रही है। अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो फोकस जो है ना, ये जो फिक्स पॉइंट है उसको कहते हैं फोकस, और जो फिक्स लाइन है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये इस पे लाई कर जा रही है इसका मतलब फोकस लॉ इन द डायरेक्ट्रिक्स। और तब अपने पास 3 केसेस बनते हैं। एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी, एच यहीं से निकालेंगे, और ए ये वाला टर्म है और बी ये वाला टर्म है। तो यहाँ से उसके बाद अपने निकालेंगे एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए बी। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है इसका मतलब वो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस बन रहे हैं। ये वाली लाइन, ये रियल और डिस्टिंक्ट लाइन बन रही है, इस पे लाई कर रही है, ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रही है एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन बना रही है, ठीक है। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जा रहा है इसका मतलब रियल एंड कोइंसिडेंट लाइन बना रही है, और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ जा रहा है इसका मतलब इमेजिनरी लाइन्स बना रही है। दूसरा केस आता है कि जब डेल्टा, वो जो डिटर्मिनेंट से निकाला था ना अपन ने, वो डेल्टा ज़ीरो ना आए। अगर डेल्टा ज़ीरो नहीं आता है तो फोकस इस पे लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब फोकस इज़ नॉट लाइंग ऑन दिस पॉइंट। और तब अपने पास 3 केसेस बनते हैं। फिर से यहाँ पे एच स्क्वायर निकालते हैं हम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर एंड ए बी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ए बी आ जा रहा है इसका मतलब इसेंट्रिसिटी 1 है, ठीक है। तो केस बनता है अपना पैराबोला का। और अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जा रहा है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आ जा रहा है तो केस बनता है अपने पास पैराबोला का, जहाँ इसेंट्रिसिटी 1 आती है। और एच स्क्वायर लेस देन ए बी बन जा रहा है, इसका मतलब वहाँ इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है जो कि एलिप्स है। और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, इसका मतलब इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है जो कि हाइपरबोला है। स्पेशल केस ये बनता है जब इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 2 आ जाए। जब इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 2 आ जाता है तो उसे कहते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और हाँ उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ से अपन ये चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर अपने को किसी भी कॉनिक का नेचर निकालना है तो वो सिर्फ उसकी इसेंट्रिसिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, बल्कि उसकी डिस्टेंस, दैट इज़ ये जो निकल रहा था ना अपने पास, ये इसकी वैल्यू, मतलब ये डेल्टा की वैल्यू, ये डेल्टा की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी सिर्फ, सॉरी, कोनिक की नेचर सिर्फ उसकी इसेंट्रिसिटी पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस कैसे उसके डायरेक्ट्रिक्स के साथ रिलेटिव है उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, देन आगे आते हैं मेथड टू फाइंड द सेंटर्स ऑफ द कोनिक, सेंटर्स ऑफ द सेंट्रल कोनिक। सेंट्रल कोनिक किसको कहते हैं? सेंट्रल कोनिक में अपने पास हाइपरबोला आता है एंड एलिप्स आता है। पैराबोला इज़ नॉट अ सेंट्रल कोनिक। तो पैराबोला का सेंटर तुम इस मेथड से मत निकालना, ओके, ठीक है। पैराबोला का सेंटर इस मेथड से मत निकालना। तो मेथड क्या होगा कोनिक का सेंटर निकालने का, जो सेंट्रल कोनिक है, मतलब अल्टीमेटली ये बोलना चाह रही हूँ
कि हाइपरबोला और एलिप्स का सेंटर निकालने का मेथड क्या होगा। तो जो अपने पास 2 डिग्री इक्वेशन होगा ना, उसको पहले पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 0, और दूसरी बार उसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसको भी 0 की इक्वेट कर देना। वहाँ से अपने पास एक्स वाई में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा उसका सेंटर। और ये वैल्यू पैराबोला के लिए कभी नहीं आएगी, ये वैल्यू पैराबोला के लिए कभी भी नहीं आएगी। ओके, फिर आगे आते हैं। यहाँ से अपना एक्चुअल पैराबोला चैप्टर शुरू होता है। तो एक्चुअल पैराबोला में अपन ने देखा था ना, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 आ जा रहा था। केस क्या था, डेल्टा डेल्टा जो था वो नॉट इक्वल्स टू 0 था। इसका मतलब फोकस जो था वो लाई नहीं कर रहा था ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस जो था वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा था, इट वॉज अवे फ्रॉम दिस वन, और फोकस वॉज नॉट लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी 1 आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पी एस इज इक्वल्स टू पी एम। मतलब एक ऐसा लोकस होता है जिसका तुमने क्या कहते हैं, मतलब उस लोकस को तुमने एच कॉमा के मान लिया, तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी हमेशा डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से, दैट इज कॉल्ड द फोकस, एंड इट इज फिक्स्ड, सॉरी इस फिक्स्ड पॉइंट से एंड इस फिक्स्ड लाइन से इक्वल होती है। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट निकाल लो और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, और इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो एक स्टैंडर्ड तुम्हारे पास पैराबोला आएगी जो कुछ ऐसा दिखेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। ठीक है, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पैराबोला इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले ये होता है कि इसको वर्टेक्स कहते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं, मतलब इस पर्टिकुलर पैराबोला की बात करें तो ये 0 पे तुम्हारा वर्टेक्स होता है, a,0 पे तुम्हारा फोकस होता है, और ये -a मतलब ये जितनी डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस ये भी होती है। तो जितना आगे तुमने फोकस लिया उतनी पीछे डिस्टेंस पे चलोगे तो तुम्हारे पास फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। इस पॉइंट को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इस पूरे लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, इस पॉइंट को फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ओके, और ये वाली डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस एंड ये वाले डिस्टेंस सेम होती है। मतलब यहाँ पे जो लिया ना ऊपर निकाला था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता चल जाए तो इस पॉइंट की इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालते हैं फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं, ए एक्स, मतलब अगर ऐसा कुछ लाइन है, चलो इसी लाइन को ले लेते हैं, एक्स प्लस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है। इस पॉइंट से निकालेंगे तो एक्स की जगह पे एच आ जाएगा, दैट इज़ एच प्लस ऑफ ए अपॉन ऑफ इसका कोफिशिएंट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, वाई तो है नहीं, तो एच प्लस ऑफ ए ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हो जाएगी डिस्टेंस फार्मूला लगा के अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तुम लगा लोगे तो अपने पास ये कुछ आ जाएगा, मतलब बढ़िया सा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax आ जाएगा। ठीक है, और क्या, हाँ, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास कर रही हो और परपेंडिकुलर होती है उसको कहते हैं लेटस रेक्टम, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax में ये जो 4a वाला टर्म है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसके आगे तुम प्लस लगाओ या फिर माइनस लगाओ, ये कुछ भी उससे मतलब नहीं होता, ये तो प्लस माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन शो कर रही होती है कि वो किस साइड ओपनिंग है। ये प्लस में है मतलब ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेस है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सेस आ जाती। ओके, डबल ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन जो पैराबोला को कट कर रही हो उसको डबल ऑर्डिनेट करते हैं, और यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास हो जाए तो दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। ओके, उसके बाद पैरामेट्रिक तुम एंड पॉइंट एक लेटेस्ट रेक्टम की देख लो तो a,2a लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a आ गई, मतलब ऊपर 2a और नीचे भी 2a। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2-3 चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a आई है और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस जो होती है ना वो 2a होती है। इसका मतलब हाफ ऑफ LR होती है, और ये वाली डिस्टेंस जो होती है 1/4 ऑफ LR होती है। ये आगे लिखा हुआ है, ये वाली डिस्टेंस हाफ ऑफ LR होती है और ये वाली डिस्टेंस 1/4 ऑफ LR होती है। इसको सर ने बड़े अच्छे वर्ड में बोला था, क्वार्टर ऑफ LR, आई मीन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड क्वार्टर ऑफ LR।
तो तुम्हारे पास सबसे मिनिमम डिस्टेंस, सबसे मिनिमम, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, फोकस से पैराबोला पर डिस्टेंस, फोकस से पैराबोला पर डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल रेडियाई और फोकल लेंथ। ओके, फोकल रेडियाई और फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, हाँ तो ये आगे लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज सेमी एल आर। हाँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सेमी एल आर कहते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को सेमी एल आर कहते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये वाले डिस्टेंस को क्वार्टर ऑफ एल आर कहते हैं, 1/4 ऑफ एल आर। और ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे शिफ्टिंग पैराबोला हो या शिफ्टिंग पैराबोला ना हो। ओके, ठीक है। फिर ठीक है, इसको फोकल रेडिया कहते हैं। हाँ, लेंथ ऑफ फोकल रेडिया, ये जनरल वाली याद रखना। लेंथ ऑफ फोकल रेडिया जनरल वाली जो होती है, विच इज़ a टाइम्स ऑफ 1+t²। टी इज़ पैरामीटर हियर, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेते हैं AT² एंड 2AT। ये y² = 4ax वाले में ही है, ये सारे स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रही है। तो ये हो जाती है AT² एंड 2AT। फोकल रेडियाई की लेंथ हो जाती है a टाइम्स ऑफ 1+t²। और ये अपन ने बोला था ना, मिनिमम फोकल लेंथ जो होती है हाफ ऑफ एल आर हो सकती है। मिनिमम फोकल लेंथ हाफ ऑफ एल आर हो सकती है, ये देख लो। ये मिनिमम ही होगी ना, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे। सबसे छोटी लेंथ यही होती है जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाती है 1/4 ऑफ एल आर। मतलब अगर 1/4 ऑफ एल आर से अगर छोटी कोई डिस्टेंस है ना, तो दैट वोंट बी फॉर्मिंग एनी पैराबोला। ओके, उसके बाद हाँ, इन्फिनाइट फोकल लेंथ होते हैं, पर वो फोकल लेंथ जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एल आर, और वो फोकस से पास कर रही होती है। ओके, और फिर हाँ, फोकल रेडियाई सर ने बताया कि फोकल रेडियाई कैसे निकालते हैं। सो फोकल रेडियाई इज इक्वल्स टू h+a। ये रहा वर्टेक्स, ये वाली डिस्टेंस a होती है, ठीक है। ओके, आई डोंट नो, बस ये याद रखो। PS इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ h+a। मैं भूल गया, PS इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ h+a। ओके, और y² इज इक्वल्स टू -4ax में इसमें भी, इसमें पैरामीटर देखो, पैरामीटर फॉर्म डिफरेंट हो जा रही है। -AT² और ये 2AT हो जा रही है। माइनस इसके साथ जो आ रहा है ना, वो अपन इससे पहले वाले देखे तो y² इज इक्वल्स टू 4ax वाले में, y² इज इक्वल्स टू 4ax वाले में आया करता था AT² एंड 2AT। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया तो उसके साथ वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -AT² और ये 2AT रह जाएगा। ओके, फिर ये सारे शिफ्टेड पैराबोलाज हैं। इसकी भी फोकल रेडिया याद रखो, अगर तुमने इसे के ऊपर सरका दिया है तो ये k+b आ जाएगा, मॉड ऑफ k+b। ओके, व्हेन द वर्टेक्स आर शिफ्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द वर्टेक्स आर शिफ्टेड टू अल्फा कॉमा बीटा ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले ना तो y से शुरू करो, तो y माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ऑफ अल्फा। ये शिफ्टेड पैराबोलाज है। ये शिफ्टेड पैराबोला जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहे होते हो तो y से शुरू करना, y² इज इक्वल्स टू, ये बिल्कुल y² इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये 4a जो होता है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही होता है। तो y² इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये y से शुरू करना, y माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एल आर x माइनस ऑफ अल्फा। ओके, और यहाँ पे फोकल रेडियाई की लेंथ हो जाती है, क्योंकि ये अल्फा से शिफ्ट हो गया तो h माइनस ऑफ अल्फा का मॉड, ये इसे हटा दो, h माइनस ऑफ अल्फा का मॉड प्लस ऑफ a, h माइनस ऑफ अल्फा का मॉड प्लस ऑफ a व्हेन द वर्टेक्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ, और जब पैरेलल टू y एक्सिस बोले तो x से शुरू करना, x² इज इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो ये x माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ एल आर टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा। ओके, और यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ k माइनस ऑफ बीटा, मॉड ऑफ k माइनस ऑफ बीटा प्लस ऑफ b। ये बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे a जिसको a से नोटेशन दे रहे थे वो आगे जाके b से नोटेशन हो गया, क्योंकि हमने पैराबोला की एक्सिस चेंज कर दिया। पहले y² इज इक्वल्स टू 4x ऐसा वाला पैराबोला लिख रहे थे, फिर हमने ऐसा वाला पैराबोला लिख दिया, ये वाली सिचुएशन, ठीक है। ओके, दो पैराबोला को
इक्वल तभी कहते हैं जब उनकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम होती है। और ये याद रखना, एल आर जो होती है ना वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो 4ax ही होगी। तो ये 4a वाली जो वैल्यू होती है ना, चाहे तुम उसको शिफ्ट करो शिफ्ट ना करो, स्टिल ये 4a वैल्यू वाली 4a ही रहती है। लेंथ हमेशा, कुछ पैरामीटर्स हमेशा सेम होते हैं, दैट इज़ लेंथ हमेशा सेम होगी शिफ्टेड या अनशिफ्टेड पैराबोलाज में। फिर आता है अपना पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। ये वाला जो था ना वो सभी में सेम ही था, मतलब ये लाइन वाले में भी आया करता था, और ये सर्कल में भी आया, और ये पैराबोला में भी आया, और ये इलिप्स में भी आएगा। ये बस हाइपरबोला में नहीं आएगा, हाइपरबोला में ये उल्टा हो जाएगा। तो लाइन में भी अपन कर रहे थे ना कि लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ करती थी उसमें जिस पॉइंट का लोकेशन पूछ रहा है उसको पॉइंट को पुट कर देते थे। अगर एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आ जा रहा था, इसका मतलब वो पॉइंट उसके आउटसाइड लाई कर रही थी। एक्स इज़ लेस देन आ जा रहा था, इसका मतलब वो पॉइंट उसके इनसाइड लाई कर रही थी। और एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जा रहा था, इसका मतलब वो पॉइंट उसी पर लाई कर रही थी। एलिप्स में ये उल्टा हो जाएगा। एलिप्स में इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा तो पॉइंट लाई इनसाइड हो जाएगा, और एस इज़ लेस देन आएगा तो वहाँ पर पॉइंट लाई आउटसाइड हो जाएगा, और एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो वो तो हमेशा ही सेम रहेगा। ओके, मतलब याद रखना ये सिर्फ हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, बाकी सभी में इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन पॉइंट इज़ लाइंग आउटसाइड, इफ़ एस इज़ लेस देन ज़ीरो देन पॉइंट इज़ लाइंग इनसाइड। ओके, गॉट इट। फिर सर ने बोला कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है याद कर लेंगे। सॉरी, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, ये कोई कॉर्ड है, अगर T1 एंड T2 पॉइंट पे एक पैराबोला को ज्वाइन कर रहा है तो तुम ये क्या कहते हैं, एम का फॉर्मूला, मतलब एम टेंजेंट निकाल सकते हो, टैन थीटा निकाल लो ना। जब टैन थीटा को ही तो हम कहते हैं, टैन थीटा निकालोगे तो 2a T2 माइनस ऑफ 2a T1 माइनस ऑफ 2a T2 करोगे, ये टैन थीटा निकालोगे तो अपने पास आएगा 2/T1 प्लस ऑफ T2। ये याद रखने की बात है, सर ने बोला था याद रखना, वैसे ये तो नॉर्मल निकाल सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा की वैल्यू तो लिखनी है, सो दैट कम्स आउट टू बी 2/T1 प्लस ऑफ T2। मतलब इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग, और उसके बाद तुम इसका इक्वेशन लिखो ना, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ सी, तो ये आएगा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2 विच इज इक्वल टू 2x टाइम्स ऑफ 2x minus of y into T1 plus of T2 plus of 2a T1 T2 equals to 0. So 2x minus of y times of T1 plus of T2 plus of 2a T1 T2 is equals to 0. ओके, यहाँ से इसके बाद कुछ केसेस बनते हैं इनमें। केसेस ये बनता है कि अगर केसेस नहीं, इसका रिजल्ट है। हाँ, तो रिज़ल्ट ये है कि अगर दो कॉर्ड जो है वो एक्सिस को सी पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए लिखेंगे। इफ़ द कॉर्ड जॉइनिंग T1 T2 passes थ्रू C, 0 ऑन द एक्सिस देन T1 T2 इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ऑफ ए लिखेंगे। और अगर वो कॉर्ड फोकल लेंथ को पास करके निकल रहा है तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 लिख देंगे। तो जो अपना इक्वेशन था ना, 2x माइनस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ T1 प्लस ऑफ T2 प्लस ऑफ 2a T1 T2, तो इस वाले में T1 T2 की वैल्यू माइनस सी अपॉन ऑफ ए डाल देना, और अगर फोकस से पास कर रहा है तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 डाल देना। तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ मॉडिफाई हो जाएगा, तो वो इक्वेशन कैसा दिखेगा, 2x माइनस ऑफ वाई टाइम्स ऑफ T1 प्लस ऑफ T2, और अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 0, क्योंकि T1 T2 की वैल्यू आ गई -1। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पैराबोला। ओके, फिर फोकल लेंथ, ठीक है, ये उतना कुछ खास नहीं है। मिनिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमेशा पता है 4a ही होगा, LR नहीं चेंज होता है, तुम कुछ भी कर लो LR नहीं चेंज होगा। ओके, तो यहाँ से अपने पास एक बढ़िया वाला ये आता है, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, याद रखना, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, मतलब यहाँ पे अगर ये रहा कॉर्ड पास कर रहा है, ये रहा कॉर्ड पास कर रहा है AT1, यहाँ पे AT2, और इसने थीटा डिग्री बनाया, एक्सिस से थीटा डिग्री बनाया, तो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा। थीटा जो होता है वो एक्सिस से एंगल होता है। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अगर कॉर्ड अगर वो जो कॉर्ड है ना, मतलब वही जो कॉर्ड ऊपर वाली जो बात करते हैं वही, अगर T1 T2 एक्सिस से दैट इज़ वर्ट मतलब
एक पैराबोला का कॉर्ड जो T1 T2 से पास कर रहा है, वो उस पैराबोला के वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री सबटेंड करता है तो T1 T2 इज इक्वल्स टू -4 हो जाता है। तो फिर से वो जो तुम्हारा इक्वेशन आया था उसमें T1 T2 की जगह पे -4 पुट कर देना, तो वो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पैराबोला। ओके, ठीक है। फिर आगे सर ने एक ढंग का क्वेश्चन करवाया था जिसमें सर ने ये प्रूव करा था कि देखो, अगर 3 पॉइंट फिक्स्ड हो गया एक क्वाड्रेटरल में, अगर 3 पॉइंट फिक्स्ड हो गया जो पैराबोला, 3 कॉर्ड फिक्स हो गया, हाँ मतलब वही 3 पॉइंट फिक्स हो गया तो चौथा पॉइंट फिक्स ही आएगा, ये प्रूव करवाया था सर ने। तो सपोज़ अगर इसकी बात करें, ये T1 है, सॉरी नहीं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 और ये T4 है। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि T3 और T2 जो है ना, वो जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट है C2। T3 T2 जो है वो C2 से पास कर रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं T3 T2 इज इक्वल्स टू -C2 अपॉन ऑफ A। ये अपन ने वो सबसे ऊपर देखा था बहुत पहले, मतलब बहुत नहीं सेंस अभी थोड़ा देर पहले देखा था ना। ये रहा कि अगर फिक्स्ड पॉइंट से दो कॉर्ड पास कर रहा होता है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू -C अपॉन ऑफ A लिखते हैं। वैसे यहाँ पे क्या रहा है कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन T1 T2 इज इक्वल्स टू -C2 अपॉन ऑफ A लिखेंगे। वैसे ही अगर ये दोनों भी फिक्स पॉइंट C3 से पास कर रहा है, अरे हाँ ये तो बताना भूल गई मैं, फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, पर वो फिक्स्ड है ना, किसी एक पॉइंट से पास करेगा, इट डजंट मीन वो अंदर है कि बाहर है। ओके, तो सपोज़ अगर ये T3 T4 वाला जो है वो फिक्स पॉइंट C3 से पास कर रहा है तो T3 T4 इज इक्वल्स टू -C3 अपॉन ऑफ A हो जाएगा। वैसे ही T1 एंड T4 जो है, T1 एंड T वेर इज T4, हाँ T1 एंड T4 जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है वेर इट इज़ ये C3 से, इस वाले पॉइंट से जब पास कर रहा है, सो T1 एंड T4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ C1, ये C1 है, -C1 अपॉन ऑफ A हो जाएगा। तो हमने ये बस प्रूव कर दिया है कि ए बी जो होगा दैट इज़ T1 एंड T2 वो भी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट फिक्स्ड दिए हुए हैं, तो ये जो होगा वो फिक्स्ड पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल है।